तो हेलो विद्यार्थी, कैसे हैं आप सब। विद्यार्थी, हम आपके लिए लेकर आए हैं 11th के फर्स्ट चैप्टर सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। ठीक है, जैसे चैप्टर कंप्लीट होता है तो बहुत सारे विद्यार्थी ये सोचते हैं कि भाई ऑब्जेक्टिव किस तरीके से पूछा जाएगा। तो कुछ क्वेश्चन का हम कलेक्शन लेके आए हैं जो आपको आने वाले एग्जामिनेशन में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में हेल्प करेगा कि ऑब्जेक्टिव किस तरह से पूछे जाते हैं, कैसे उसको सॉल्व करना होता है और कैसे उसको हम लोग क्या करते हैं, आंसर टिक आउट करते हैं। ठीक है, तो वीडियो की शुरुआत करते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से। चैप्टर है आपका 11th का फर्स्ट चैप्टर सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान की मूलभूत अवधारणा। फिजिकल केमिस्ट्री का ये फर्स्ट चैप्टर है और हम इसमें लेकर आए हैं आपके लिए ऑब्जेक्टिव्स। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट ही ऑब्जेक्टिव्स है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 32 ग्राम ऑफ मीथेन। क्वेश्चन इंग्लिश हिंदी दोनों में रहेगा, हम आपको अच्छे से समझाएंगे, इसमें मीडियम से कोई डिफरेंस नहीं आएगा। ठीक है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 3.2 ग्राम ऑफ मीथेन, यानी मीथेन के 3.2 ग्राम में आपको बताना है अणु का संख्या। ठीक है, मीथेन के 3.2 ग्राम में आपको क्या बताना है, अणु का संख्या। तो मोल कॉन्सेप्ट में क्या बताया गया है कि ये जो फॉर्मूला होता है इसका जो मास होता है उसमें अणु का संख्या होता है 6.022 इंटू 10⁻23। तो हम क्या करते हैं, इसके मास से आइडिया लगाते हैं और सॉल्व करते हैं। देखो तो मास इसका कितना हो जाएगा 12 प्लस कार्बन का मास हो गया 12 और हाइड्रोजन का मास होगा 1 इंटू 4, यानी ये हो जाएगा 16 ग्राम। तो हम यहाँ से एक आइडिया लगा लेते हैं कि 16 ग्राम जो मीथेन है उसमें अणु का संख्या होगा 6.022 इंटू 10⁻23। उस हिसाब से 3.2 ग्राम मीथेन में कितना होगा, तो 3.2 ग्राम मीथेन में होगा 6.022 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाई 16 मल्टीप्लाई बाई 3.2। और फटाफट इसका आंसर निकालेंगे सॉल्व करके। ये देखो, ये 2 टाइम्स में कटेगा, ये डेसिमल आ गया 10, मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो क्या हो जाएगा 12.044 इंटू 10⁻23 और ये जो 10 है -1 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 12.044 इंटू 10⁻22 आंसर। ठीक है, कभी कभी आंसर क्या होगा कि 1 डिजिट तक लिखा होता है। तो देखो, तो इस डेसिमल को अगर यहाँ लेके आते हैं तो 1.20 इंटू 10⁻, क्या कर सकते हैं 23 अणु। तो आप ऑप्शन में देखिएगा, ऑप्शन में ये होगा नहीं तो ये होगा, दोनों में से कोई एक जरूर होगा। ज़्यादातर ऑप्शन जो होगा ये वाला होगा, क्योंकि डेसिमल के लेफ्ट साइड यानी बाईं तरफ 1 अंक और दाईं तरफ 2 अंक वाला जो ऑप्शन होता है वो दिया रहता है। तो कैसे सॉल्व किए, बहुत आसान है। देखिए फिर से, मीथेन के 3.2 ग्राम में किसकी संख्या, अणु की संख्या निकालना था। तो मीथेन के फॉर्मूला से मोल कॉन्सेप्ट में पढ़े हैं कि फॉर्मूला का जो मास होगा उसमें अणु का संख्या होगा 6.022 इंटू 10⁻23। तो 16 ग्राम आया इसका मॉलिकुलर मास, कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1 × 4 16 ग्राम। तो 16 ग्राम में इतना अणु, तो 3.2 ग्राम में कितना अणु 1.20 इंटू 10⁻23। तो चलिए हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लिए और फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर हमारे पास आया, वो कितना आया 1.20 इंटू 10⁻23। तो हमारा फर्स्ट का आंसर क्या हो गया 1.20 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स यानी अणु। ये हमारा हो गया आंसर। चलिए सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, है ना आसान। सेकंड क्वेश्चन क्या कर रहा है, सेम नंबर ऑफ मोल्स इन 3.6 ग्राम ऑफ H2O, यानी जल के 3.6 ग्राम में मोल का संख्या बताइए। मॉलिक्यूल्स नहीं, इस बार मोल कह रहा है, इस बार अणु नहीं, क्या निकालने के लिए कह रहा है मोल। जल के 3.6 ग्राम में किसका संख्या निकालिए, मोल का। तो मोल कॉन्सेप्ट पे आप पढ़े हो कि इसका फॉर्मूला मास बराबर 1 मोल, यानी जल का मास कितना होता है 18 ग्राम में कितना मोल होगा 1 मोल। ठीक है, तो उस हिसाब से 3.6 ग्राम में कितना हो जाएगा, तो 1/18 × 3.6 ग्राम। ठीक है, सॉल्व कर लीजिए। ये इसको काटेगा कितने टाइम्स में, 2 टाइम्स में, यानी आंसर कितना हो जाएगा 0.2 मोल। आंसर कितना हो जाएगा 0.2 मोल। इसको सॉल्व करते ही आंसर कितना आएगा 0.2 मोल। ये देखिए 18 ग्राम में 1 मोल, तो 3.6 ग्राम में कितना मोल 1/18 × 3.6, डेसिमल हटा दिए,
तो सॉल्व करने के बाद जो आंसर आ गया वो कितने टाइम्स में करेगा, 2 टाइम्स में, 2/10 इज इक्वल टू 0.2। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 0.2 मोल, है ना। वहाँ पर ऑप्शन बहुत सारा लिखा होगा, 0.1 होगा, 0.2 होगा, 2 हो सकता है, 1 हो सकता है। तो आपको सॉल्व करना है और सॉल्व करके आंसर बनाना है। ऑप्शन देखना ही नहीं है बिना सॉल्व किए हुए, क्योंकि ऑप्शन देखिए आप भ्रमित हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, थर्ड, आगे चलते हैं। विच ऑफ द गिवन इज लिमिटिंग रिएक्टेंट इन गिवन रिएक्शन, यानी एक रिएक्शन दिया हुआ है, N2 है, H2 है और NH3 है, ठीक है। N2 H2 से रिएक्ट करके क्या बना, NH3। N2 का वैल्यू दिया हुआ है 50 ग्राम, H2 का वैल्यू दिया है 25 ग्राम। आपको बताना है कि इसमें लिमिट में कौन है, यानी निम्नलिखित अभिक्रिया में से सीमांत अभिकारक कौन है, सीमांत अभिकारक, ठीक है। तो सीमांत अभिकारक का पता ये वैल्यू देकर नहीं लगाना है। ऐसा नहीं करना है कि सर ये 50 ग्राम है, 25 ग्राम है, तो हमको कम लग रहा है तो हम कह देंगे कि सर सीमित में हाइड्रोजन है। नहीं, सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करना है, सबसे पहले आप समीकरण को बैलेंस कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे समीकरण बैलेंस किया हुआ है, अगर नहीं बैलेंस किया होगा तो आप बैलेंस कर लीजिए। नाइट्रोजन यहाँ पे 2 है, यहाँ 2 लगा हुआ है तो 2 हो गया। हाइड्रोजन यहाँ पे 6 है, 2 × 3 6 है, यानी हाइड्रोजन भी 6 है। तो सबसे पहले समीकरण को बैलेंस कर लीजिए और बैलेंस किए हुए समीकरण का मास हम आमने सामने रखते हैं। यानी नाइट्रोजन का मास होता है 14, यहाँ 2 नाइट्रोजन है, तो 28 ग्राम जो है नाइट्रोजन रिएक्ट करेगा 6 ग्राम हाइड्रोजन से। कितना ग्राम हाइड्रोजन से, 6 ग्राम हाइड्रोजन से। एक हाइड्रोजन का वेट 1, 3 दूनी 6, यानी इस हिसाब से आया कि 28 ग्राम जो नाइट्रोजन है वो 6 ग्राम हाइड्रोजन से रिएक्ट करके अमोनिया बनाएगा। तो 50 ग्राम, तो कितना ग्राम का पता करना है, 50 ग्राम का। तो कितना हो जाएगा, 6/28 मल्टीप्लाई बाई 50, 6 डिवाइडेड बाई 28 मल्टीप्लाई बाई 50, यानी 6/28 करके 50 से क्या करेंगे, गुना कर देंगे। और इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 300/28। इसको सॉल्व कीजिए तो कितना आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा 300/28। ये आएगा 300/28, ये आएगा 8/28, ये आएगा 10.71। ये कितना आंसर आएगा, 10.71। अब थोड़ा सा ध्यान देखिए कैसे सॉल्व करेंगे ऐसे क्वेश्चन को। ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है हम क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे और इसके मास को आमने सामने रखेंगे। तो 28 ग्राम नाइट्रोजन 6 ग्राम हाइड्रोजन से रिएक्ट करेगा, उस हिसाब से 50 ग्राम नाइट्रोजन जो है 10.71 ग्राम हाइड्रोजन से रिएक्ट करेगा। 50 ग्राम नाइट्रोजन को रिएक्ट करने के लिए 10.71 ग्राम हाइड्रोजन चाहिए, और यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, 25 ग्राम। यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, 25 ग्राम, यानी चाहिए से ज़्यादा है। तो हाइड्रोजन यहाँ एक्सेस है, तो लिमिट में, यानी कम कौन है, नाइट्रोजन। अगर इन दोनों में ये एक्सेस है तो कम कौन है, नाइट्रोजन। तो इसका आंसर कौन होगा, नाइट्रोजन। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, N2 होगा आंसर, नाइट्रोजन होगा आंसर, ठीक है। अब थोड़ा सा इस क्वेश्चन को ध्यान समझिए। इस क्वेश्चन में कभी कभी लिमिट के जगह एक्सेस पूछ देगा, तो एक्सेस कौन होगा, हाइड्रोजन। ये भी पूछ देगा कितना एक्सेस है, तो आपको क्या करना है, 25 में से 10.71 को माइनस कर देना है, पता चल जाएगा कितना एक्सेस है। चाहिए 10.71, दिया हुआ है 25, तो माइनस कर देंगे, पता चल जाएगा कितना ज़्यादा है। तो क्वेश्चन कभी कभी पूछेगा लिमिटिंग रिएक्टेंट, सीमांत अभिकारक कौन है, एक्सेस रिएक्टेंट, ठीक है, अधिक मात्रा में कौन है और कितना अधिक है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है। फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, N2। देखिए तो अगर आप वैल्यू देख के टिक आउट करते तो आप 50 मार दिए होते, नहीं लिमिट में कौन होता है, H2 मार दिए होते। आप कहते क्या कि 25 ग्राम H2 टिक आउट कर दो भाई इसको, लेकिन नहीं, कौन आया लिमिट में, N2 आ गया लिमिट में। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, सेम इसी तरह का है, कह रहा है क्या, कलर्स यहाँ पर चेंज कर लेते हैं। क्वेश्चन 4 कह रहा है पिक दी लिमिटिंग रीएजेंट इन गिवन, ठीक है, रीएजेंट या रिएक्टेंट सेम ही है, यानी फिर से एक आपको समीकरण दिया हुआ है और आपको बताना है कि इसमें लिमिट में कौन है। मैग्नीशियम ऑक्सीजन से रिएक्ट करके MgO बनाता है, यानी कह रहा है कि निम्नलिखित अभिक्रिया में सीमांत अभिकर्मक या अभिकारक के बारे में बताइए।
मैग्नीशियम का अमाउंट है 10 ग्राम, ऑक्सीजन का अमाउंट है 8 ग्राम। आपको बताना है दोनों में से लिमिट में कौन है। तो क्या बताए थे सॉल्व करने के लिए, सबसे पहले आप इक्वेशन को बैलेंस कर लीजिए, इक्वेशन बैलेंस है, नहीं अगर बैलेंस किया होगा तो बैलेंस कर लीजिए। उसके बाद आप देखिए इसके अकॉर्डिंग कि मैग्नीशियम का वेट होता है 24 और 2 मैग्नीशियम है, तो 48 ग्राम मैग्नीशियम को चाहिए 32 ग्राम ऑक्सीजन। एक ऑक्सीजन का वेट होता है 16 और 2 ऑक्सीजन का वेट हो जाएगा कितना 32, यानी 48 ग्राम मैग्नीशियम को चाहिए 32 ग्राम ऑक्सीजन। उस हिसाब से 10 ग्राम को कितना चाहिए, तो 10 ग्राम को चाहिए 32 डिवाइडेड बाई 48 मल्टीप्लाई बाई 10, यानी 320 को 48 से भागा दीजिए और 48 से भागा देने के बाद देखिए तो वो दिए गए ऑक्सीजन के वेट से कम आ रहा है या ज़्यादा। ये आ रहा है 6.66। इसको सॉल्व करने के बाद आंसर कितना आ रहा है 6.66 ग्राम। यानी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, 48 ग्राम मैग्नीशियम को रिएक्ट करने के लिए ऑक्सीजन कितना चाहिए 32, उस हिसाब से 10 ग्राम मैग्नीशियम को रिएक्ट करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए 6.66 और यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है 8, यानी जितना चाहिए उससे ज़्यादा है। तो फिर यहाँ एक्सेस कौन हो गया ऑक्सीजन, तो लिमिट में कौन हो गया मैग्नीशियम, लिमिट में कौन हो गया मैग्नीशियम। तो क्वेश्चन अगर एक्सेस से पूछता है तो एक्सेस आंसर करेंगे और लिमिट से पूछता है तो लिमिट आंसर करेंगे। यहाँ पर लिमिट में कौन है मैग्नीशियम, सीमित मात्रा में कौन है मैग्नीशियम। क्लियर है, बहुत अच्छा। चलिए 5th नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है यूनिट से। 5th नंबर क्वेश्चन किससे दिया हुआ है यूनिट से, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। 5th कह रहा है यूनिट ऑफ मोलैलिटी, मोल लता का मात्रक, मोल लता का मात्रक। तो मात्रक जानने के लिए आपको फॉर्मूला जानना होगा। फॉर्मूला क्या होता है मोल लता का, विलायक के प्रति केजी भार में विलय के मोल की संख्या, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर केजी मास ऑफ द सॉल्वेंट, यानी यहाँ पर इसका यूनिट हो जाएगा मोल पर केजी, मोल पर केजी होगा इसका आंसर, मोल प्रति केजी, ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, यूनिट ऑफ मोलैरिटी, मोल रता का मात्रक बताइए। तो मोल रता का क्या होता है मोल प्रति लीटर, नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन पर लीटर वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, विलियन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित मोल की संख्या को मोल रता कहते हैं। तो इसका मात्रक क्या होगा, इसका मात्रक होगा मोल प्रति लीटर, मोल प्रति लीटर। तो बहुत सारे ऑप्शंस हो गए, तो बिना ऑप्शन का ऑप्शन में बहुत सारा लिखा होगा डिफरेंट डिफरेंट। आपको करेक्ट आंसर पता करना है और तब जाना है ऑप्शन में, आप बिल्कुल सही टिक आउट करोगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द गिवन इज बेस्ट कंसंट्रेशन एक्सप्रेशन, यानी निम्नलिखित में से कौन जो है सांद्रता व्यक्त करने की सबसे अच्छी इकाई है, ठीक है। ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन है आपका मोल रता, मोलैरिटी, मोलैलिटी, मोल लता, नॉर्मलिटी, नॉर्म लता, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो हम आपको क्या बताए थे, हम आपको बताए थे कि मोल लता जो है सांद्रता व्यक्त करने के लिए अच्छा माना जाता है, क्योंकि उसका कंसंट्रेशन मास पे डिपेंड करता है और वो तापमान चेंज होने के साथ नहीं चेंज होता है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा मोलैलिटी, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा मोलैलिटी, मोल लता, मोल लता। चलिए तो 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, फिर से न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ गया। 8 नंबर क्वेश्चन का रहा है कैलकुलेट द परसेंटेज इन सी इन एसिटिक एसिड, यानी CH3COOH जिसको एसिटिक एसिड कहते हैं, में कार्बन की प्रतिशत बताएं। ऑप्शन में तो बहुत कुछ लिखा होगा, आपको सॉल्व करना है। CH3COOH में कार्बन की प्रतिशत बताएं। तो प्रतिशत निकालने का क्या फॉर्मूला बताया गया था, आप मास निकाल लो और कार्बन के मास को रख कर डिवाइड कर दो, 100 से मल्टीप्लाई कर दो। तो पहले तो इसका मास निकालो, इसका मास कितना होगा, कार्बन का मास होता है 12 और यहाँ 2 कार्बन है तो 24 प्लस हाइड्रोजन का मास होता है 1, यहाँ पर 4 हाइड्रोजन है 4, ऑक्सीजन का मास होता है 16, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, कितना हो जाएगा 32। इसको आप ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 28 प्लस 32 इज इक्वल टू 60, इज इक्वल टू 60। अब इस 60 में कार्बन कितना है 24, तो कार्बन का प्रतिशत ही निकालना है। तो क्या करेंगे
24 डिवाइडेड बाई 60 इंटू 100, ये कट जाएगा 4 टाइम्स में, इज इक्वल टू कितना परसेंट आएगा, 40%। कितना आएगा, 40%। तो आप इसको सॉल्व करोगे इसी तरीके से। बहुत सारे क्वेश्चन पूछ सकता है, आपसे पूछेगा इथेनॉल में कार्बन का प्रतिशत, ग्लूकोज में कार्बन का प्रतिशत, है ना, कुछ भी पूछेगा। तो आपको करना क्या है, मास निकाल के कार्बन के मास को डिवाइड कर देना है। इसका मास निकाले 60, ओहो, इसका मास कितना निकाले 60, जिसमें कार्बन था 24, डिवाइड करके मल्टीप्लाई कर दिया 100 से, आ गया परसेंटेज कितना आया 40%। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 40%। इसका आंसर क्या हो जाएगा 40%। सेम वैसा ही क्वेश्चन है 9 नंबर, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। फाइंड द परसेंटेज इन एस इन H2SO4। सल्फ्यूरिक अम्ल में सल्फर की प्रतिशत मात्रा आपको बताना है। तो क्या करेंगे, इसका मास निकालेंगे। इसका मास कैसे निकालेंगे, रफ यहाँ कर लेते हैं। ये देखो, हाइड्रोजन का मास हो गया 2, सल्फर का मास 32, ऑक्सीजन का मास 64, आ गया 98। आ गया कितना 98। इस 98 में सल्फर कितना है 32। तो बहुत आसान है, कैसे निकालेंगे सल्फर का परसेंटेज, 32/98 इंटू 100%। इसको सॉल्व करोगे तो अप्रॉक्स 32 पॉइंट समथिंग ही आएगा, अप्रॉक्स 32 पॉइंट समथिंग ही आएगा। इसको डिवाइड करना है 98 से, ये आएगा 32.65। आंसर कितना आएगा 32.65%। तो बहुत आसान है, जैसे अभी आप इथेनॉल का निकाले थे वैसे ही आप सल्फ्यूरिक एसिड में सल्फर का परसेंटेज निकाले। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा 32.65%। सल्फ्यूरिक अम्ल में सल्फर का प्रतिशत मात्रा कितना आया 32.65%। ठीक है, मज़ा आ रहा होगा। तो बहुत सारे ऑब्जेक्टिव का कलेक्शन है, बने रहिए वीडियो में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है थोड़ा थ्योरेटिकल। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, ऑल एटम्स ऑफ एन एलिमेंट मे नॉट बी सिमिलर, स्टेट दैट। किसने कहा था, यानी एक ही तत्व के सभी परमाणु गुणों में एक समान हो भी सकते हैं, ये किसने कहा था। ठीक है, आपके पास ऑप्शन है डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत में ऐसा कहा गया है, रदरफोर्ड के कॉन्सेप्ट में ऐसा कहा गया है, मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी यानी आधुनिक परमाणु सिद्धांत में ऐसा कहा गया है। अगर आपको लगता है सब में ऐसा कहा गया है तो फिर ऑल ऑफ दिस भी टिक आउट कर दोगे। तो ऐसा कहा गया था मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी में। देखो सीधा सीधा बता दे रहे हैं, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी परमाणु का सबसे पहला सिद्धांत यही था। इसमें कहा गया था कि एक तत्व के परमाणु गुणों में एक समान होते हैं। आगे जाकर ऐसा पता चला कि भाई एक ही तत्व के परमाणु जो थे द्रव्यमान में अलग अलग आ रहे थे, तब डाल्टन एटॉमिक थ्योरी को रॉन्ग कर दिया गया और उसको मॉडिफाई करके मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी आया और उसमें कहा गया कि एक ही तत्व के परमाणु जो हैं वो और एक समान हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकता है तो हो भी सकते हैं, ऐसा कहा गया कि इसमें मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी में। तो इसका आंसर क्या होगा मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी। आप तीनों अच्छे से समझ लो, तीनों में से कभी भी क्वेश्चन चेंज करके पूछा जा सकता है। तो अगर आपसे पूछता कि एक ही तत्व के परमाणु गुणों में एक समान होते हैं तो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में नॉट बी सिमिलर, नहीं भी हो सकते हैं, मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी नहीं भी हो सकते का मतलब हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन लो, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी आ गया। क्या कह रहा है, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी वाज एक्सप्लेन टू फेल, यानी डाल्टन का परमाणु सिद्धांत क्या एक्सप्लेन करने में फेल हो गया। ऑप्शन देखिए क्या क्या है, मास ऑफ कंजर्वेशन द्रव्यमान संरक्षण का नियम, कांस्टेंट प्रोपोर्शन निश्चित अनुपात का नियम, मल्टीपल प्रोपोर्शन गुणित अनुपात का नियम, गैलुसेक लॉ गैलुसेक का नियम। तो आपको बता दें कि डाल्टन का एटॉमिक थ्योरी जो है वो आयतन से रिलेटेड नियम को समझाने में फेल हो गया, बाकी वो द्रव्यमान से रिलेटेड सभी नियम को समझाने में सफल था। तो यहाँ पे द्रव्यमान से रिलेटेड है मास, कांस्टेंट प्रोपोर्शन भी यानी निश्चित अनुपात का नियम भी द्रव्यमान ही से बताता है, गुणित अनुपात का नियम भी द्रव्यमान से निकालते हैं, गैलुसेक का जो नियम है यही होगा इसका करेक्ट आंसर। गैलुसेक का नियम क्या होगा करेक्ट आंसर, यानी डाल्टन का परमाणु सिद्धांत क्या समझाने में फेल हो गया था, गैलुसेक का आयतन संयोजन नियम समझाने में क्या हो गया था, वो फेल हो गया था। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। 10 तो बना लिए, क्वेश्चन 12 कह रहा है इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, यानी एक समान आयतन वाले
गैसों में अणु की संख्या बराबर होती है, ये किसने कहा था? सेठ किसने कहा था? ठीक है, एक समान आयतन वाले गैस में अणु की संख्या बराबर होती है, किसने कहा था? ऑप्शन है एवोगाद्रो कहे थे, डाल्टन कहे थे, गोल्डस्टीन कहे थे, या नील्स बोर कहे थे। ठीक है, तो ये कहे थे कौन? एवोगाद्रो। ये कौन कहे थे? एवोगाद्रो कहे थे कि एक समान आयतन वाले गैस में अणु की संख्या बराबर होती है, वो है 6.022 इंटू 10⁻23, इसलिए इस नंबर को एवोगाद्रो नंबर भी कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? एवोगाद्रो। डाल्टन तो परमाणु के बारे में बताए थे, गोल्डस्टीन तो प्रोटॉन का खोज किए थे, और नील्स बोर क्या किए थे? मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी के बारे में एक्सप्लेनेशन किए थे। देखो ये सभी क्वेश्चन पूछेगा मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी गिवन बाय, तो मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी गिवन बाय नील्स बोर एंड हर टीम, यानी इसके जो भी टीम मेंबर थे उन लोगों के द्वारा दिया गया था। गोल्डस्टीन का काम था प्रोटॉन का खोज करना, और आपका कौन है? डाल्टन। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी जो है वो किससे रिलेटेड है? वो परमाणु के सिद्धांत से रिलेटेड है। अभी इसको अच्छे से देखना है, अभी एक वीडियो बनाए 1 घंटे का और साउंड नहीं आया, सारा मेहनत बेकार हो गया था। चलिए, तो अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है फाइंड नंबर ऑफ एटम्स इन 8 ग्राम ऑफ कैल्शियम, यानी कैल्शियम के 8 ग्राम में आपको परमाणु का संख्या बताना है। तो फिर से यहाँ आ गया मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी, कैल्शियम के 8 ग्राम में। तो हम क्या बताए थे मोल कॉन्सेप्ट में कि कैल्शियम का जितना मास होगा उसमें परमाणु का संख्या होगा 6.022 इंटू 10⁻23। तो कैल्शियम का मास होता है 40, कितना होता है? 40 ग्राम में मॉलिक्यूल्स का संख्या 6.022 इंटू 10⁻23। तो उस हिसाब से 8 ग्राम में कितना होगा? 8 ग्राम में होगा 6.022 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाई 40 मल्टीप्लाई बाई 8। ये कटेगा 5 टाइम्स में, आंसर आएगा 1.205। 1.205 इंटू 10⁻23, ये आएगा आंसर। ठीक है, ये आएगा आंसर। यानी कैल्शियम के 8 ग्राम में परमाणु की संख्या कितना होगी? 1.205 इंटू 10⁻23, ये होगा आंसर। फिर से देखो, कैल्शियम के 8 ग्राम में परमाणु की संख्या, तो मोल कॉन्सेप्ट से क्या पढ़े थे भाई कि कैल्शियम का द्रव्यमान होता है 40 ग्राम में परमाणु का संख्या इतना, तो 40 ग्राम में इतना, तो 8 ग्राम में इसको क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे 5 से। ठीक है, तो आ जाएगा इतना 1.205 इंटू 10⁻23। सेम इसी तरह का क्वेश्चन है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 392 ग्राम ऑफ H2SO4, यानी सल्फ्यूरिक अम्ल के 392 ग्राम में अणु का संख्या बताइए। ठीक है, तो बहुत आसान है, इसको मिटा देते हैं, आप अच्छे से सॉल्व कर लीजिएगा। देखिए, किसी अणु या परमाणु पूछे आपको, बहुत आसानी से क्या करना है? इसका मास निकालना है। सल्फ्यूरिक अम्ल के 392 ग्राम में अणु का संख्या निकालना है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल का जब आप मास निकालोगे तो इसका मास हो जाएगा 2 + 32 + 64 इज इक्वल टू 98। अभी आप थोड़ा देर पहले ऊपर वाले क्वेश्चन में बनाए थे। तो 98 ग्राम में जो हमारा मॉलिक्यूल्स है, जो अणु है, वो है 6.022 इंटू 10⁻23, 98 ग्राम में। तो उस हिसाब से 392 में कितना हो जाएगा? बहुत अच्छा, आप इसको क्या करोगे? 392 के लिए आप इसको 98 से डिवाइड करोगे, आप मल्टीप्लाई कर दोगे 392 से, ये कट जाएगा कितने टाइम्स में? अप्रॉक्सीमेट 4 टाइम्स में लगता है कि ये कट जाएगा। ठीक है, 4 टाइम्स में कट जाएगा। तो हम क्या करेंगे? इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा आंसर आ गया। जैसे इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारा आंसर आएगा, ये आ जाएगा 880 यानी 24.088 इंटू 10⁻23, 24.088 इंटू 10⁻23। तो इसको अगर मिटा दे और सामने अगर आंसर लिखे तो इसका आंसर देखो, तो ऐसे लिख सकते हैं, इस डेसिमल को अगर यहाँ लेके आए तो लिख सकते हैं 2.40 इंटू 10⁻24 मॉलिक्यूल्स, यानी अणु। दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर। ठीक है, तो देख लेना है ऑप्शन में क्या दिया हुआ है। ज़्यादातर ऑप्शन इसी तरह का होगा, अगर ये भी है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो अगला क्वेश्चन अब हम लोग चलते हैं सॉल्व करने। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर ऑफ मोल्स इन 6.022 इंटू 10⁻22 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन, यानी आपको क्या करना है? ऑक्सीजन में अणु का संख्या दिया हुआ है, इस बार आपको मोल का संख्या निकालना है।
किसका संख्या निकालना है? मोल का संख्या निकालना है। तो देखो तो बता रहे हैं, बहुत आसान है। ऑक्सीजन के 1 मोल या किसी भी सबस्टांस के 1 मोल में कितना अणु होता है? 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। तो ये भी तो कह सकते हैं कि 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 इज इक्वल टू 1 मोल। यानी बहुत आसान है। देखो तो यहाँ लिख सकते हैं क्या, इसको सॉल्व करेंगे कि 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 में कितना मोल? 1 मोल। तो उस हिसाब से सेम है, बस 22 का निकालना है। तो कैसे निकलेगा? आप क्या करोगे, 1/6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 लिख कर उसको फिर से क्या करोगे, 22 से डिवाइड कर दोगे। मतलब 23 से डिवाइड करोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे 22 से। तो ये और ये कैंसिल, ये और ये 10 टाइम्स में कैंसिल, यानी 1/10 इज इक्वल टू आंसर क्या आएगा? 0.1 आएगा। आंसर क्या आएगा? 0.1। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा 0.1। इसका आंसर क्या होगा? 0.1 मोल। 0.1 मोल। देखो फिर से बता दे रहे हैं, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 बराबर 1 मोल। ठीक है, तो एक अणु बराबर कितना हो जाएगा? 1/6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 और उसमें गुना कर देंगे इतना से, तो लगभग आएगा 1/10, 0.1। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव में आएंगे, ऑब्जेक्टिव में आते हैं इस चैप्टर से रिलेटेड। ऐसा ही क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन, इसका आंसर तो लिख ही लिया आप। इसका आंसर क्या लिखे? 0.1। इसका आंसर क्या लिखे आप? इसका आंसर लिखे 0.1 मोल। इसका तो आंसर कितना आया था? कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन इतना मोल। इसको मिटा दिया, ये तो इसका आंसर है ना। इसका आंसर है 0.1 मोल। ठीक है, उसका आंसर तो आप सॉल्व किए ही हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन में देखते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स इन 44.8 लीटर ऑफ SO2। ठीक है, इस बार आपको क्या करना है? मोल निकालना है, पर वैल्यू दिया हुआ है 44.8 लीटर ऑफ SO2, यानी सल्फर डाइऑक्साइड के 44.8 लीटर NTP पर आयतन में मोल का संख्या बताइए। तो मोल कॉन्सेप्ट में क्या होता है? किसी भी गैस का 22.4 लीटर बराबर होता है 1 मोल। 1 मोल इज इक्वल टू 22.4 लीटर। तो उलट दो, 22.4 लीटर बराबर 1 मोल। तो कितना का पूछ रहा है? 44.8 का। तो 22.4 बराबर 1 लीटर। तो अगर ये दुगना हो जाएगा तो ये भी क्या हो जाएगा? दुगना हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा? 2 मोल। इसका आंसर क्या होगा? 2 मोल। स्पेस कम है, यहाँ पे क्वेश्चन भी दिखना है और आंसर भी, तो थोड़ा आप लोग ध्यान दीजिएगा। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा 2 मोल। इसका आंसर क्या होगा? 2 मोल। चलिए तब क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है एन ऑब्जेक्ट कवर यानी कंटेन 972 माइल्स इन 27 आवर। इन 27 आवर कैलकुलेट द स्पीड इन SI यूनिट। यानी कोई वस्तु है जो 972 मील की दूरी 27 घंटे में तय करती है। आपको इसकी गति का मान निकालना है SI मात्रक में। ठीक है, तो है तो फिजिक्स का क्वेश्चन। फिजिक्स में क्या करते हो? गति कैसे निकालते हो? दूरी बटा समय। लेकिन यहाँ पर उसको कन्वर्ट कर देना है मीटर प्रति सेकेंड में। तो आपको इसका स्पीड निकालना है। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बाई टाइम। और डिस्टेंस का SI यूनिट होता है मीटर और टाइम का SI यूनिट होता है सेकेंड। तो जो भी वैल्यू है उसको मीटर पर सेकेंड में लेकर जाना है। तो देखो बहुत आसान है। डिस्टेंस कितना दिया हुआ है? 972 और 972 माइल्स दिया हुआ है। इसको मीटर में कन्वर्ट करना है। तो 1 माइल इज इक्वल टू होता है 1600 मीटर। आर्मी के दौर में कितना दौड़ आता है? 1 माइल 1600 मीटर। तो आप ऐसे भी याद कर सकते हो कि 1 माइल बराबर होता है 1600। तो हम 972 को जैसे ही 1600 से मल्टीप्लाई करेंगे ये वैल्यू मीटर में हो जाएगा। और टाइम दिया हुआ है 27। कितना दिया हुआ है? 27 पर आवर दिया हुआ है। तो 1 आवर को 60 से मल्टीप्लाई करोगे तो मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा और फिर 60 से मल्टीप्लाई करोगे तो सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये हो गया मीटर पर सेकंड। अब आप इसको काट दो, ये कट जाएगा 36 टाइम्स में और ये 36 और ये 36 कैंसिल। आंसर विल बी 16 मीटर पर सेकेंड।
16 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो फिजिक्स का ही क्वेश्चन है, क्या करना है, दूरी बटा समय, दूरी दिया हुआ है बटा समय दिया हुआ है, भागा तो दे ही दिए, पर इसको कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकेंड में, और मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए कितना से मल्टीप्लाई किए, 1600 और नीचे डिवाइड किए 60 × 60 से, आ गया 16 मीटर। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा 17 का आंसर होगा 16 मीटर पर सेकेंड, 16 मीटर प्रति सेकेंड। चलिए, तो ये रफ है, इसको आप नोट कर लिए होंगे अच्छे से। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कर रहा है, विच ऑफ द गिवन हैव मोर मिसिबल, यानी जो भी दिया हुआ है उसमें सबसे ज़्यादा मिश्रित होने वाला कौन है। ठीक है, तो ऑप्शन में है सॉलिड, लिक्विड, गैस, नॉन ऑफ दिस, सॉलिड, लिक्विड, गैस, नॉन ऑफ दिस। तो देखो, सॉलिड के पार्टिकल्स में डिस्टेंस नहीं होता है, तो कहाँ से वो घुलेंगे, ठीक है, कहाँ से वो मिलेंगे, मिश्रित कैसे होंगे। लिक्विड में थोड़ा सा डिस्टेंस होता है, तो वो थोड़ा बहुत आपस में मिलता है, मिश्रित होता है। गैस में सबसे ज़्यादा पार्टिकल्स में गैप होता है, तो सबसे ज़्यादा मिसिबल कैरेक्टर किसका होगा, गैस का होगा, और सबसे कम किसका होगा, सॉलिड का। तो अगर इस क्वेश्चन में पलट के पूछ दे कि लेस मिसिबल, तो लेस मिसिबल सॉलिड होगा, ठोस। एवरेज मिसिबल, औसत मिश्रित कौन है, तो लिक्विड। और मोर, ज़्यादा मिश्रित कौन है, तो गैस। ज़्यादा पूछ रहा है तो इसका आंसर सी होगा, पर अगले क्वेश्चन के भी अलर्ट रहिएगा। चलिए, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं 19। विच ऑफ द गिवन कैन नॉट मेजर्ड विदाउट कंटेनर, यानी बिना पात्र की सहायता से निम्नलिखित में से किसका मापांकन नहीं किया जा सकता, कैन नॉट मेजर। तो पात्र में रखने का जरूरत किसको है, गैस को। किसको है, गैस को, क्योंकि गैस के पार्टिकल्स काफ़ी फ्री होते हैं, ये बहुत ज़्यादा मोशन में होते हैं, इधर उधर मूव करते रहते हैं, तो इसको पैक करके रखा जाता है कंटेनर में। तो बिना कंटेनर के आप गैस को रख नहीं सकते, मेजर नहीं कर सकते। तो विदाउट कंटेनर क्या हो जाएगा, गैस। विदाउट कंटेनर मेजर कैन नॉट बी पॉसिबल, मापांकन नहीं होगा गैस का। कैन बी पॉसिबल किसका होगा, सॉलिड का। और लिक्विड जो है वो एवरेज रखता है, वो सॉलिड और गैस के बीच में होता है, तो नहीं मापा जा सकता किसका, गैस का। चलिए 20 क्वेश्चन। पिक दी बेसिक यूनिट इन गिवन, पिक दी बेसिक यूनिट इन गिवन। इसमें से आपको बताना है कि बेसिक यूनिट कौन है। तो बेसिक यूनिट कौन होता है, जो अपने मेजरमेंट के लिए किसी दूसरे पर डिपेंड नहीं करता, उसके नंबर होते हैं 7। तो आपको देखना है कि 7 में से बेसिक कौन है। तो लेंथ, लंबाई बेसिक यूनिट है। टेम्परेचर, तापमान भी बेसिक यूनिट है। मोल, ये भी बेसिक यूनिट है। तो आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ दीज। आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ दीज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पिक दी डिराइव यूनिट इन गिवन। आपको क्या करना है, इसमें से डिराइव यूनिट को पिक करना है, यानी व्युत्पन्न राशि कौन है। व्युत्पन्न राशि किसको बोलते हैं, जो किसी पर डिपेंड करता है। तो डिपेंड करता है, तो ये देखो, तो इलेक्ट्रिक करंट बेसिक यूनिट है, मास बेसिक यूनिट है, वर्क बेसिक यूनिट नहीं है तो डिराइव हो गया, मोल बेसिक यूनिट है, तो आंसर क्या होगा, सी होगा। तो ऐसे ही कुछ कुछ घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछेगा बेसिक यूनिट से और डिराइव यूनिट से, आपको क्या करना है, ध्यान रखना होगा। व्युत्पन्न राशि जो अपने मापांकन के लिए किसी पर निर्भर करता है, और स्वतंत्र राशि बेसिक राशि जो अपने मापांकन के लिए किसी पर निर्भर नहीं करता। इसका संख्या होता है 7। इन 7 को छोड़ दिया जाए तो सारा का सारा जो है डिराइव यूनिट्स है, व्युत्पन्न राशि है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 22। अगला क्वेश्चन भी बहुत आसान है, क्या कर रहा है, न्यूमेरिकल टाइप है। 5 फीट 4 इंच द एवरेज हाइट ऑफ इंडियन फीमेल एक्सप्रेस इन एसआई यूनिट, यानी भारतीय महिला की औसत ऊंचाई 5 फीट 4 इंच है। आपको इसको एसआई यूनिट में कन्वर्ट करना है। तो जो वैल्यू दिया हुआ किसका दिया हुआ है, हाइट का, ऊंचाई का। वैल्यू किसका दिया हुआ है, हाइट का दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 5 फीट 4 इंच। तो हाइट का एसआई मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। क्या होता है, मीटर। तो हमको इसको मीटर में कन्वर्ट करना होगा। तो क्या करेंगे, 5 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इंच में कन्वर्ट हो जाएगा, और पहले से 4 इंच है तो जैसे ही 4 को ऐड करेंगे ये 64 इंच हो गया। और फिर क्या करना है, 64 को मल्टीप्लाई करना है 2.54 से, तो ये सेंटीमीटर में हो जाएगा। 1 इंच इज इक्वल टू 2.54। और जैसे ही फिर इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा मीटर में। ये हो जाएगा किसमें, मीटर में। और इसको सॉल्व कीजिएगा तो आंसर आएगा
1.63। आंसर क्या आएगा 1.63। आप इसको सॉल्व करोगे 64 को 2.54 से मल्टीप्लाई करके 100 से डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा 1.63। तो आंसर क्या होगा इसका बी होगा। ठीक है, तो देखना है कि वैल्यू किस चीज़ का दिया हुआ है। वैल्यू दिया हुआ है हाइट का, हाइट का यूनिट क्या होता है मीटर, तो जो भी उसका वैल्यू उसको मीटर में कन्वर्ट करना है। ठीक है, इससे पहले स्पीड दिया हुआ था तो स्पीड को कन्वर्ट किया मीटर पर सेकेंड में। ठीक है, चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। 23 कह रहा है, थ्योरेटिकल है, मास कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड एनी फिजिकल प्रोसेस सेड बाई, यानी द्रव्यमान को ना तो बनाया जा सकता है ना ही इसको नष्ट किया जा सकता है। ये किसके द्वारा कहा गया था? ठीक है, तो देखते हैं। कंजर्वेशन ऑफ मास, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, निश्चित अनुपात का नियम, मल्टीपल प्रोपोर्शन, गुणित अनुपात का नियम, गैर लुसेक का आयतन नियम। ठीक है, ये 4 ऑप्शन है। किसके द्वारा कहा गया था? तो आप बहुत आसानी से टिक करोगे, कंजर्वेशन ऑफ मास, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। यानी इस नियम के अनुसार कहा गया था कि द्रव्यमान को ना तो बनाया जा सकता है ना ही इसको नष्ट किया जा सकता है, बल्कि इसको एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। वैसे आप चारों को अच्छे से याद कर लोगे क्योंकि क्वेश्चन किन्हीं चारों से पूछ सकता है। तो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्या कहता है कि अगर कोई शुद्ध यौगिक है तो वो निश्चित अनुपात में संयोजित होगा। ये कहता है कौन? निश्चित अनुपात का नियम। मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या कहता है कि दो तत्व मिलकर एक से ज़्यादा यौगिक बनाएंगे तो एक तत्व का द्रव्यमान दूसरे के गुणित अनुपात में बढ़ेगा, इसी को कहते हैं गुणित अनुपात का नियम। और गैर लुसेक का लॉ जो कहता है, ये कहता है कि गैस ऑलवेज कंबाइन इन कांस्टेंट वॉल्यूम, गैस जो होता है वो निश्चित आयतन में संयोजित होते हैं। तो ये तो खैर आयतन से रिलेटेड है, इसका जो नियम है वो किससे रिलेटेड है? आयतन से रिलेटेड है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? कंजर्वेशन ऑफ मास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से न्यूमेरिकल 24 क्या कह रहा है? फाइंड मास ऑफ N2 इन गिवन रिएक्शन बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। यहाँ पर हिंट्स भी दिया हुआ है, एक गिवन रिएक्शन दिया हुआ है, N2 दिया हुआ है और आपसे पूछा जा रहा है कि इसमें N2 का मास बताइए। N2 का क्या बताइए? N2 का मास बताइए। यहाँ पे वाट है, यहाँ पर क्या है? वाट है, ये क्वेश्चन था। ठीक है, इसको देख लेते हैं। आप देख रहे होंगे कि मोस्टली क्वेश्चन में टिक आउट लगा हुआ है। कारण क्या था कि जस्ट अभी हम एक वीडियो बनाए थे और क्या हो पाया था, उसका वॉल्यूम जो है म्यूट हो गया था, तो सारा वीडियो सॉल्यूशन किए और वॉल्यूम ही नहीं था तो मेहनत ही बेकार हो गया। ठीक है, तो उसको फिर से हम बता रहे हैं, इसलिए आप देखेंगे मोस्टली क्वेश्चन में टिक आउट किया हुआ है। ठीक है, तो देखिए इसको क्या करना है। कहाँ थे हम लोग? हाँ, क्वेश्चन कह रहा है क्या कि आपको बताना है N2 का मास बताना है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास से। फिर से क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए कि N2 का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए निम्नलिखित अभिक्रिया में जो द्रव्यमान संरक्षण के नियम को दर्शाता है, द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार बताइए। तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है कि मास को ना तो बनाया जा सकता ना ही इसको नष्ट किया जा सकता। इसका मतलब है कि इन दोनों का मास जो है इसके मास के इक्वल होगा। इन दोनों का मास जो है इसके मास के क्या होगा? इक्वल होगा। तो सबसे पहले आप क्या कर लो, देख लो भाई कि इसका मास कितना दिया हुआ है। इसका मास दिया हुआ है 2 ग्राम और इसका मास दिया हुआ है 7 ग्राम। तो अगर इसका मास वाट कर ले तो वाट प्लस 2 = 7, तो ये कितना ग्राम हो जाएगा? ऑटोमेटिकली आ जाएगा 5 ग्राम। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, बहुत आसान है। इन दोनों का मास ऐड करके इसके बराबर आएगा। तो ये टोटल है 7, तो उसमें से हाइड्रोजन को माइनस कर देंगे तो नाइट्रोजन कितना हो जाएगा? 5 ग्राम। तो इसमें N2 का मास कितना हो जाएगा? 5 ग्राम। इसका आंसर कितना हो जाएगा? 5 ग्राम। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है, ध्यान से सुनिएगा। दी प्रपोर्शन ऑफ कंपोनेंट्स इन H2O बाय मास, यानी जल में द्रव्यमान अनुसार घटक का अनुपात बताइए। जल में द्रव्यमान अनुसार घटक का क्या बताइए? अनुपात बताइए। तो जल में क्या क्या है? H2O है, तो इसमें हाइड्रोजन का मास होता है 1 × 2 और ऑक्सीजन का मास हो गया 16। आप इसको काटोगे तो ये हो जाएगा 1:8, 1:8। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 1:8, 1:8 होगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए सेम क्वेश्चन है 26। फाइंड दी प्रपोर्शन ऑफ कंपोनेंट्स इन CO2, कार्बन डाइऑक्साइड में जो घटक है उसका आप अनुपात बताइए। तो कार्बन डाइऑक्साइड में ऑप्शन बहुत सारा रहेगा, आपको क्या करना है? सॉल्व करना है। कार्बन का मास होता है 12,
और ऑक्सीजन का मास होता है 16 दूनी 32। अगर इस अनुपात को आप सिंपल में कन्वर्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 3:4, 3 अनुपात 8 आ जाएगा। 3 अनुपात कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। 3 अनुपात कितना आ जाएगा? 8। यानी कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन का अनुपात कितना होता है? 3 अनुपात 8। ठीक उसी तरह से जिस तरह से जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात होता है 1 अनुपात 8, तो कार्बन डाइऑक्साइड में क्या हो जाएगा? 3 अनुपात 8। चलिए तो अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। अगले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है 27। 27 क्या कहता है ये देखते हैं। 27 कह रहा है विच ऑफ द गिवन हैज़ मोर वॉल्यूम, यानी जो दिया हुआ है उसमें सबसे ज़्यादा वॉल्यूम किसका है। ठीक है, आयतन किसका है। आयतन से पूछे या अणु से, ध्यान दीजिएगा ट्रिक हम आपको बताए थे। H2 एट NTP, यानी NT पर H2 में ज़्यादा होगा, साधारण ताप पर N2 में ज़्यादा होगा, साधारण ताप पर O2 में ज़्यादा होगा। तो एवोगाद्रो कॉन्सेप्ट कहता है कि अगर गैस में अणु का संख्या बराबर है तो आयतन बराबर होगा, आयतन बराबर है तो अणु का संख्या बराबर होगा। तो आंसर क्या होगा? ऑल हैव सेम वॉल्यूम। ऑल हैव सेम वॉल्यूम, सभी के पास आयतन क्या होंगे? समान होंगे। तो इस तीनों का आयतन समान होगा तो आंसर क्या होगा? डी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 28। हार्डनेस ऑफ वाटर एक्सप्रेस इन गिवन, यानी जल की कठोरता को किसमें व्यक्त किया जाता है। आपके सामने है मोलरता, मोललता, ppm और नॉर्मलता। तो हार्डनेस ऑफ वाटर होता है सोडियम बाइकार्बोनेट के कारण, जो जल की बड़ी मात्रा में बहुत कम मात्रा में होता है। तो जब भी एक पदार्थ का मात्रा ज़्यादा हो, दूसरे पदार्थ का मात्रा कम हो, तो सांद्रता व्यक्त करने के लिए क्या यूज करते हैं? ppm यूज करते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? हार्डनेस ऑफ वाटर एक्सप्रेस इन ppm। ठीक है, वायु में जहरीली गैस की मात्रा को भी ppm में व्यक्त किया जाता है। तो हो सकता है इससे क्वेश्चन एक और बन जाए कि द पॉइजनस गैस इन एयर कैलकुलेटेड इन एक्सप्रेस इन व्हाट। ऑप्शन बहुत सारा होगा, क्या टिक आउट करना होगा? ppm। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। एसआई यूनिट ऑफ मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन का आपको बताना है एसआई मात्रक। तो आपको बता दें कि मोल अंश जो है वो एक अनुपातिक राशि है, इसका एसआई मात्रक नहीं होता है। तो आंसर क्या होगा? नॉन ऑफ दीज। ठीक है, मोल अंश से रिलेटेड एक और क्वेश्चन आता है कि मोल अंश का योगफल कितना होता है। तो मोल अंश का योगफल कितना होता है? 1। जितना भी घटक होगा सबका योगफल कितना होगा? 1। तो इस टॉपिक से एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, योगफल यानी सम ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ मोल फ्रैक्शन। मोल अंश में सभी घटक का योगफल कितना होता है? 1। चलिए तो लास्ट क्वेश्चन आते हैं 30। लास्ट क्वेश्चन है मोलैरिटी ऑफ 5 ग्राम ऑफ NaOH डिजॉल्व इन 500 मिलीलीटर ऑफ द सॉल्यूशन, यानी विलियन के 500 मिलीलीटर में 5 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड घुला हुआ है। आपको बताना है उसका मोलरता। तो मोलरता का फॉर्मूला क्या होता है? यही फॉर्मूला होता है ना, W/m ऑफ क्या? NaOH आप बटा होता है V। अब V किस में होना चाहिए? लीटर में। तो देखो तो NaOH का W दिया हुआ है, कितना ग्राम दिया हुआ है? 5 ग्राम। और अगर M की बात करें, मास की बात करें, तो इसका मास कितना हो जाएगा? 23 + 16 39 + 1 क्या हो जाएगा? 40। वॉल्यूम कितना दिया हुआ है? 500 मिलीलीटर। इसको लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना से डिवाइड करेंगे? 1000 से। ये कट जाएगा 8 टाइम्स में 1/8, और ये कट जाएगा आपका 2020। डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 10/5। आप इसको सॉल्व कर दो, आएगा 1/4 = 0.25 m। 0.25 m। तो हो सकता है ऑप्शन में 0.25 हो, 0.50 हो, 1 हो, 5 हो। तो आपको ऑप्शन नहीं देखना है बल्कि सॉल्व करना है और तब जाके ऑप्शन देखना है। ऑप्शन इसका क्या होगा? 0.25 m। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन से आपके फर्स्ट चैप्टर सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री से एक आइडिया, एक मतलब एग्जाम्पल्स कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यही क्वेश्चंस आ भी सकते हैं, इस तरीके के दूसरे क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से समझ लो और तब जाकर आप चैप्टर में देखो बहुत सारे ऑब्जेक्टिव आपको दिखने लगेंगे। और अच्छे से तैयारी करो ताकि बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन में एक भी क्वेश्चन ना छूटे। इस तरह के क्वेश्चन नीट में, जेई के पेपर में, ठीक है, मेंस में आते हैं। तो आप क्या करोगे? इस तरह के क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व कर लोगे,
वहाँ पर भी, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम अगले चैप्टर का बहुत सारा टॉपिक्स लेके आएंगे, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव, जो सिर्फ और सिर्फ आपके बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन को फोकस करेगा। तब तक के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।